हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से वेव मोशन एंड साउंड से क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स है ना, क्या टॉपिक है हमारा आज का? क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। हमने दो ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, शायद आपने देखा ही होगा, है ना। वो देखे हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी। देखिए, वेव्स की जो किस्में हैं वो बहुत सारे मतलब कई बेसिस पे अलग अलग तरह से उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, है ना, क्या क्लासिफिकेशन based on the necessity of medium, on the necessity of medium। अब बात यह है, जो वेव हमने बनाया, जो वेव को प्रोपैगेट कराना है, जो वेव आगे बढ़ेगा, उस वेव को मीडियम की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे आप बात करें लाइट, है ना, आपको पता होगा भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉडली आप नहीं जानते हैं चीज़ों को, बहुत गहराई में नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात तो आप जानते हैं, जो लाइट है वो नॉन मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव। आप सुने भी होंगे कि जो सूरज से रोशनी आती है और हीट आती है, इसको आने के लिए बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है। तो आप सोचेंगे कि कैसे आ रहा होगा वो, तो वो कैसे आ रहा है? वो बिना मीडियम का आ रहा है। दैट इज़, कुछ ऐसे भी वेव्स हैं जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इसको आप डिटेल्ड आगे जो 11th 12th है उसमें जाके आपकी थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का वेरिएशन होता है। वहाँ पे पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का ऑसिलेशन होता है। क्लियर है? तो कुछ ऐसे हैं वेव जिसको चलने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे साउंड है, आपको पता होगा, साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, दो तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है। एक होगा क्या, मैकेनिकल वेव, है ना। क्या होता है मैकेनिकल वेव? इट नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। ऐसा वेव जिसको ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत है? मीडियम की। और जिसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, दोज आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव्स, है ना। नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम से ही लग रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स का वेरिएशन होता है। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल वेव में आप जानते होंगे, जैसे हम बात करें कि अगर साउंड आगे बढ़ेगा तो साउंड क्या करता है, एयर में अगर साउंड ट्रैवल कर रहा है तो क्या करता है, कुछ पार्टिकल्स को वो कंप्रेस करता है, कुछ पार्टिकल्स को रियरफेक्ट कराता है। समझ रहे हैं? कहीं पे उसकी डेंसिटी बढ़ा देता है, कहीं उसकी डेंसिटी घटा देती है, कहीं वॉल्यूम घटा देता है, कहीं वॉल्यूम बढ़ा देता है। इस तरह से वो मतलब जो साउंड है उसको चलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की। क्योंकि अगर कंप्रेस और रियरफेक्ट कराना है तो कोई ना कोई पार्टिकल्स तो होने पड़ेंगे। जैसे हवा है, हवा में साउंड ट्रैवल करेगा तो हवा के पार्टिकल्स को कंप्रेस करेगा, रियरफेक्ट करेगा। तो साउंड इसका एग्जाम्पल है ना। और भी है, जैसे इसमें बहुत ही फेमस एग्जाम्पल क्या है, लाइट। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन से रीजन में? विजिबल रीजन में, जहां पे हम चीज़ों को देख सकते हैं। साउंड क्या? ऑडिबल जो साउंड है वो हमारी कानों को सुन पाती है। उसी तरह जो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है, आई एम सॉरी, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो हमारा लाइट है। क्लियर है? इसके अलावा और भी नाम सुने होंगे आप, एक्स रे, आपने सुना होगा रेडियो वेव्स, है ना। These are also non-mechanical waves। समझ पा रहे हैं आप? इसमें क्या होता है हमारा साउंड। और कोई एग्जाम्पल है ना, क्या होता है, जैसे वाटर वेव्स होता है। कौन सा वेव्स होता है बोलिए? वाटर वेव्स। और भी वेव्स होंगे, वेव्स होना स्ट्रिंग, आई थिंक, देख लीजिएगा आप। ये सारे क्या हैं हमारे, जिनको चलने के लिए किसकी ज़रूरत है? मीडियम की। और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा, डज नॉट
नीड मीडियम टू ट्रैवल। समझ पा रहे हैं? आप बुक भी अच्छे से स्टडी कर लें, हो सकता है कि कोई पॉइंट हमारा छूट जाए। जैसे यहाँ लिखा है, इट इज फाउंड दैट सर्टेन टाइप्स ऑफ वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपैगेशन, जिसको हमने मैकेनिकल वेव कहा, इजी वाटर वेव, साउंड वेव्स, etc. whereas there exist waves which do not require a medium for their propagation are called non-mechanical waves. waves लिखिए, wave यहाँ में waves लिख दीजिएगा, लिखना है तो यहाँ पे हमारा मैकेनिकल वेव्स और ये क्या है हमारा नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्योंकि यहाँ पे हम कई इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं ऐसा। तो जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है प्रोपैगेशन के लिए वो नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव है, जिसमें वाटर वेव, साउंड वगैरह वगैरह है। और नॉन मैकेनिकल वेव्स या दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें लाइट, एक्सरे, रेडियो, etc. है ना, डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, है ना। उसके बाद अगर देखें, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स डिफर फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन फ्रॉम वन टाइप ऑफ, मतलब आगे भी हम जानेंगे एक बेस पे। सबसे पहला बेसिक बेस हमने क्या लिया, बेस्ड ऑन द नेसेसिटी ऑफ मीडियम। मीडियम की जरूरत अगर पड़ी तो मैकेनिकल वेव, नहीं पड़ी तो नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स विच रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपैगेशन। मटेरियल मीडियम मतलब वही मीडियम ही की बात हो रही है जिसमें मटेरियल है, जैसे हवा, है ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक वेव्स। इसका दूसरा नाम क्या है बताइए, इलास्टिक वेव्स। क्यों इसका नाम इलास्टिक वेव्स है? चूंकि ये जब मीडियम में चलेगा तो मीडियम की इलास्टिसिटी पे ये डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूं कि साउंड जब ट्रैवल करेगा तो साउंड ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे और कुछ पार्टिकल्स रियरफैक्ट होंगे। ये जो कंप्रेशन या रियरफैक्शन होता है ये किसकी प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी की। फिर साउंड जब ट्रैवल कर जाएगा तो बाद में ऐसा तो नहीं कि एयर के पार्टिकल्स जो कंप्रेस हुए थे वो कंप्रेस्ड रह जाते हैं, नहीं रहते हैं, वो वापस अपने मीन कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। मतलब जैसा था वैसा होता है। जैसे आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो वापस आ जाता है ना, ये जो अपने आप वापस आने की जो उसके पास क्वालिटी है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात हो रही है इसीलिए मैकेनिकल वेव्स का एक और नाम हो गया इलास्टिक वेव्स। और कोई नाम है क्या? As the main cause of their propagation in the medium is the property of the medium called elasticity। मैंने बता दिया। अब इलास्टिसिटी क्या है? इफ एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी चेंजेस इट्स शेप और साइज और बोथ। हमने क्या बोला, जैसे अगर मैं साउंड को ट्रैवल कराऊं तो साउंड क्या कराएगा, एयर के पार्टिकल्स को कंप्रेस कराएगा, रियरफेक्ट कराएगा, इसके शेप, साइज या दोनों को क्या करेगा, बदलेगा। एंड व्हेन द फोर्स इज टेकन अवे, जैसे स्प्रिंग को हम दबा के छोड़ देते हैं, स्प्रिंग को दबा दिए तो फोर्स लगाना छोड़ दिया तो वापस वो अपने आप उसी कॉन्फ़िगरेशन में आने की जो कोशिश करता है, उस प्रॉपर्टी को द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। द बॉडी इज सेड टू बी इलास्टिक एंड द प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड इज नोन एज इलास्टिसिटी। आई थिंक समझ गए व्हाट इज इलास्टिसिटी। इसमें एक टर्म इस्तेमाल हुआ क्या, इलास्टिसिटी। व्हाट डज इलास्टिसिटी मीन, कि किसी बॉडी को अगर आप कंप्रेस करते हैं या रियरफेक्ट करते हैं या साइज शेप को चेंज करते हैं, वापस वो उसी शेप या साइज या कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश करता है, आने की कोशिश करता है। उसी आने की कोशिश में जो वो मतलब वो आता है, वो उसके आने की जो प्रॉपर्टी है उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। और ऐसे बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। कुछ नहीं आते उसको प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो आई थिंक आप समझ गए कि मैकेनिकल वेव्स में इलास्टिसिटी की बात होती है, इसलिए इसका नाम है इलास्टिक वेव्स। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने नाम दिया है ना, या नॉन मैकेनिकल वेव्स are the waves which do not require medium for their propagation. They can propagate through material media as well as vacuum. Light waves are an example of electromagnetic waves. मैंने बता दिया, लेकिन इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और कौन, मैग्नेटिक फील्ड्स। समझ रहे हैं? तो अगर आपको कोई पूछे कि नॉन मैकेनिकल वेव्स में पार्टिकल्स नहीं है तो क्या वाइब्रेट करते हैं, क्या ऑसिलेट करते हैं, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स वाइब्रेट करते हैं। और मैकेनिकल वेव्स में कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, इलास्टिसिटी का, इसीलिए इसका नाम है इलास्टिक वेव्स। तो मीडियम की जरूरत है या नहीं है, इसकी दो किस्में हो गई, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। मिटा दो इसको, ठीक। based on क्या, the direction of vibration, based on the direction of vibration। आप खुद पढ़ने की कोशिश करें, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कोई इसमें न्यूमेरिकल टाइप की चीज नहीं आएगी, ठीक है।
based on the direction of vibration of particles with respect to the direction of wave motion. अब बात यह है कि दो बातें आ गई है ना, एक हमारा वेव मोशन का डायरेक्शन, एक पार्टिकल्स का डायरेक्शन। इसमें दो किस्में आपकी आएंगी, क्या क्या, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। क्या क्या आएगा, मैं पहले इधर लिख लेता हूं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ना, और इधर ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे वेव लिखिए, वेव्स लिखिए, कई एग्जाम्पल होंगे तो वेव्स लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर है, देख लीजिए ना। अब देखिए बात क्या है कि जब आप मान लेते हैं स्प्रिंग को आप विजुअलाइज कीजिए दिमाग में कि दीवार में स्प्रिंग एक तरफ फिक्स्ड है और एक तरफ आपका हाथ है, आपने स्प्रिंग को दबाया, तो स्प्रिंग जो आपका है ना, ये जो आपका स्प्रिंग है, ये दीवार है मान लेते हैं यहाँ पे स्प्रिंग, ठीक है। इस स्प्रिंग को अगर आप दबाएंगे या आप फैलाएंगे तो क्या होगा ना, शुरू में जो ये रिंग्स हैं, ये जो आपके सर्कल्स हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सबका सेम है, इसमें कोई ज़्यादा डिस्टेंस कहीं नहीं है, कहीं कम डिस्टेंस नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ की डेंसिटी, यहाँ की डेंसिटी, यहाँ की डेंसिटी, हर जगह की डेंसिटी क्या है, सेम है। लेकिन जब आप इसको दबा के या खींच के छोड़ेंगे तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्या करेगा, जब ऑसिलेट करेगा तो कुछ पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाएंगे, कहीं की डेंसिटी बढ़ जाएगी, कुछ पार्टिकल्स रियरफेक्ट हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स की डेंसिटी घट जाएगी। मतलब कुछ कुछ रिंग्स क्लोज हो जाएंगे, कुछ कुछ रिंग्स फैल जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ के पार्टिकल्स मतलब यहाँ के जो रिंग्स है ऐसे ऐसे कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसे ऐसे। और जो वेव है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कंप्रेस करके छोड़ा था, अब यहाँ पे भी होने लगा, यहाँ पे भी होने लगा, यहाँ पे भी होने लगा। मतलब एक लंबा सा स्प्रिंग आप विजुअलाइज करें दिमाग में कि उस स्प्रिंग को आपने दबाया, 2 मीटर का या 1 मीटर का आपका स्प्रिंग है, उसको दबाया, तो जहाँ पे आपने दबा के छोड़ा, जहाँ पे आपने वाइब्रेट करा के छोड़ा, सिर्फ क्या वहीं पे वाइब्रेशन होता है, आगे के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं, और आगे के पार्टिकल्स या जो भी पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स उसी लाइन में वाइब्रेट करते हैं जिस लाइन में आपने ऑसिलेट करके छोड़ा था, जिस लाइन में आपने वाइब्रेट करा के छोड़ा था। मतलब पार्टिकल्स ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है ना, और आप जहां पे दबाए थे, ये वाला जो वाइब्रेशन है जो आगे बढ़ रहा है, जो आपने एनर्जी जिसको दी थी उसकी एनर्जी दूसरे को मिल रही है, दूसरे की तीसरे को मिल रही है, तीसरे की चौथे को मिल रही है। मतलब उसी लाइन में एनर्जी आगे बढ़ रही है और उसी लाइन में पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे कर रहे हैं आगे पीछे, और आपने यहाँ पे ऐसे करके छोड़ा था, समझ रहे हैं, तो यहाँ के पार्टिकल्स भी आगे पीछे कर रहे हैं, यहाँ के पार्टिकल्स भी आगे पीछे कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं जिस लाइन में एनर्जी आगे बढ़ रही है उसी लाइन में पार्टिकल्स भी ऑसिलेट कर रहे हैं, और जिस लाइन में एनर्जी आगे बढ़ रही है उसको बोलते हैं वेव का प्रोपेगेशन। मतलब वेव का मोशन और जो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है दोनों एक ही लाइन में है। हम ऐसे कहेंगे वेव का मोशन, वेव का मोशन and vibration of particles, vibration of particles, P stands for particles, are in the same line। यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी लिख लीजिएगा, द मोशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर इन द सेम लाइन। अगर ऐसा होगा तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहेंगे। लेकिन आप विजुअलाइज कीजिए एक रस्सी को विजुअलाइज कीजिए, स्ट्रिंग को अगर आप क्या करें, अगर एक तरफ लटका दें, जैसे यहाँ पे हमने लिया, ये स्ट्रिंग हमारा, इस स्ट्रिंग को, ये वाला जो पोजीशन है, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पहले जो 2 रिंग्स के बीच जो स्पेस था वो क्या था, सेम था, और जब दबा के छोड़ दिए या उसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिए तो कहीं भीड़ बढ़ गई, कहीं डेंसिटी बढ़ गई, कहीं डेंसिटी घट गई। जहाँ डेंसिटी घटी उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, जहाँ डेंसिटी घटी, जहाँ फैल गया, जहाँ वॉल्यूम बढ़ गया उसको बोलते हैं रियरफेक्शन, और जहाँ डेंसिटी बढ़ गई, वॉल्यूम घट गया, उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन। तो यहाँ कॉम्प्रेशन और रियरफेक्शन की बात होती है।
यहाँ पे क्या होगा, ये आपका मीन पोजीशन है, ये जो एक पहले से दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम सेम था, वो मीन उसका कॉन्फ़िगरेशन था। उसके बाद जो कंप्रेशन रियरफैक्शन हुआ वो डिस्टर्ब हो गया, क्या हो गया, उसी तरह से इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये कुछ ऐसा, अगर यहाँ पे डिस्टर्ब करके छोड़ें तो आपको पता ही होगा कुछ ऐसा ऐसा करने लगेगा। ठीक है, ये जो आपका किया ये वाला, समझ पा रहे हैं, यहाँ का पार्टिकल कैसे करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, यहाँ का पार्टिकल भी ऐसा ऐसा करेगा, यहाँ का ये तो हम किसी एक सिचुएशन में ऐसा देख पाते हैं, बट एक्चुअली एक एक पार्टिकल क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। अगर आप ठीक से विजुअलाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा जो पार्टिकल है स्ट्रिंग के वो ऊपर नीचे कर रहा है। अगर आप ऐसे हॉराइजॉन्टली ऐसे रखे हैं और ऐसे करके आपने छोड़ा तो पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहा है, और आप जहां पे डिस्टर्ब करके छोड़े आगे के पार्टिकल्स भी अब डिस्टर्ब होने लगे हैं। मतलब जो एनर्जी है वो आगे बढ़ रही है। वो एनर्जी क्या हो रही है, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे करके छोड़ू, ये आपको मेन्यूशन ऐसा कुछ होता है ना, तो ये जो एनर्जी है वो तो आगे बढ़ रही है, लेकिन पार्टिकल्स कैसा कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। हर एक पार्टिकल वो अपने ऊपर नीचे कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे कर रहा है और एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही है। दैट इज वेव का मोशन और पार्टिकल्स के मोशन के बीच जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। क्या कहा मैंने? द वेव मोशन एंड किसके बीच, पार्टिकल्स मोशन या पार्टिकल्स वाइब्रेशन के बीच एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। दैट इज वेव मोशन और पार्टिकल्स का वाइब्रेशन के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो वैसे मोशन को, वैसे वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। अब एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ तो ऐसा नहीं कि छूट गया। व्हेन अ मैकेनिकल वेव propagates, यहाँ मैकेनिकल वेव ही डिस्कस होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ मीडियम, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कैन बी आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। या तो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा। वैसे नॉन मैकेनिकल वेव में भी हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, है ना, समझ गए। तो अगर पैरेलल होगा मतलब उसी लाइन में होगा तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल कहेंगे, और एंगल 90 डिग्री होगा तो उसको ट्रांसवर्स वेव कहेंगे। इफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल, एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। आई थिंक समझ आ गया होगा जो लैंग्वेज लिखा हुआ है आपके बुक में। उसके बाद फिर एक्सप्लेन भी किया है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यहाँ पे पूरा फिगर अच्छे से बना हुआ है, जो मैंने बातें कही वही सारी बातें लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है कंसीडर ए लॉन्ग स्प्रिंग क्लैम्प्ड एट वन ऑफ द एंड्स प्लेस्ड ऑन हॉराइजॉन्टल सरफेस ऑफ द टेबल इन स्ट्रेट position as shown in figure. The distance between any two adjacent rings along the length of the spring is constant. यही कह रहा है कि यहाँ जो दो स्प्रिंग्स हैं, दो रिंग्स हैं एक्चुअली, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, कहीं ज़्यादा भी नहीं है कहीं कम भी नहीं है। इफ द स्प्रिंग इज स्लाइटली पुल्ड एंड देन रिलीज्ड, इसको क्या किया, खींच के छोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा, द स्प्रिंग बिगिंस टू वाइब्रेट। स्प्रिंग क्या करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एनी टू एडजेसेंट रिंग्स इन सम पार्ट्स ऑफ द स्प्रिंग कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। कुछ पार्ट्स में क्लोज आ जाता है मतलब उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब वॉल्यूम घट जाता है। क्लियर है? वाइल इन अदर पार्ट्स दे मूव अपार्ट एज शोन इन फिगर, मतलब कुछ पार्ट्स में फैल जाता है मतलब रियर फैक्ट हो जाता है, मतलब डेंसिटी घट जाती है मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? मैं सही कहा हूं? ध्यान सुनिएगा। कुछ पार्ट्स में डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्लोज आ जाता है, मतलब कंप्रेस हो जाता है, और कंप्रेस होने का मतलब डेंसिटी बढ़ जाता है, मतलब वॉल्यूम घट जाता है। उसका ऑपोजिट भी होगा रियर फ्रैक्शन में। द रीजन्स वेयर द रिंग्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जहां बहुत क्लोज हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कंप्रेशन, एंड द रीजन्स वेयर दे आर फार अपार्ट आर कॉल्ड रियर फ्रैक्शंस। The wave set in spring is a longitudinal wave as the direction of vibration of particles here rings is parallel to the direction of wave motion. So longitudinal wave move in a medium in the form of compression and rear friction. यहाँ पे क्या होने लगता है, compression reaction। यही होता है साउंड के केस में भी। Whenever compression and rear friction are transmitted through a medium, a change in volume of the medium takes place in those locations. मैंने बोला जहां पे compression होगा वहां डेंसिटी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम घट जाएगा। Due to elasticity of the medium, it regains its original volume. वो वॉल्यूम को फिर रिगेन भी करता है क्योंकि elasticity है, मैंने पहली बात कही थी। Thus, longitudinal waves can be set in a medium that opposes change in volume. Longitudinal waves कहाँ पे आ सकता है, जहां पे वॉल्यूम का चेंज का ऑपोजिशन हो। मतलब अगर हम साउंड की बात करें या हम स्प्रिंग की ही बात करें तो स्प्रिंग को हमने दबाया तो वापस आने का उसके पास तो एबिलिटी है ना, मतलब इलास्टिसिटी है। तो वहीं पे सिंस ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हैव दिस प्रॉपर्टी, मतलब ये जो वापस अपने कॉन्फ़िगरेशन में, अपने शेप में, अपने साइज में आने की जो प्रॉपर्टी है तीनों में एग्जिस्ट करती है। किसमें? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेज में।
इसीलिए जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है वो तीनों में प्रोपेगेट कर सकता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। समझ गए? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। तो बात यह है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो किस में सकता है? जहां पे वॉल्यूम को रीगेन करने की प्रॉपर्टी हो। वो सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है और गैसेस में भी होता है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव में। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन किया गया है? When we take a long string, जो मैंने बताया रस्सी की बात करें, along the horizontal position and vibrate it at one end in a direction perpendicular to the length of the string, a wave form is set up in the string है। वही तो the original position of the string is shown in the dotted line, मतलब ये वाला जो है ना, ये सीधा वाला लाइन, ये हमारा क्या है? ओरिजिनल वाला है। उसके बाद ऐसे करके छोड़ दिया तो क्या होगा? ये वाइब्रेट करेगा। हियर द वेव मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेयर द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब ये कहना चाह रहा है वेव किधर जा रहा है? वेव जैसे मैं इसको वाइब्रेट करके छोड़ा, ठीक है, तो पार्टिकल तो ऊपर नीचे कर रहा है ना, बट वेव किधर जा रहा है? मतलब एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है। पार्टिकल भी चल रहा है बट पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और वेव आगे बढ़ रहा है, एनर्जी आगे बढ़ रही है। समझ रहे हैं? दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। क्लियर है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजिशन। मतलब कुछ सारे पार्टिकल्स एक मैक्सिमम पोजिशन में आएगा। मान लेते हैं किसी सिचुएशन में इस तरह का शेप बना, तो यहाँ का पार्टिकल अभी मैक्सिमम पोजिशन में, मतलब मीन से मैक्सिमम चला गया, तो इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और ये मिनिमम में चला गया, इसको बोलते हैं ट्रफ। ऐसा नहीं कि ये वाला पार्टिकल नहीं होगा, इसका भी अपना वक्त आएगा, वो अपने हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम में जाएगा और कभी मीन में भी आएगा। तो जो कोई पार्टिकल मैक्सिमम अपने मीन से जाता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो मिनिमम मतलब नीचे की तरफ मैक्सिमम जाता है उसको बोलते हैं ट्रफ। क्लियर है? ये को बोलते हैं, लिखा हुआ है आपकी किताब में क्रेस्ट और ट्रफ, आप खुद पढ़िएगा। ठीक है? The particle at point A and B have maximum displacement in the upward direction and these points are called crest. Similarly, the points at point C and D have maximum downward displacement and these points are called troughs. मतलब maximum upward वाले को बोलते हैं crest, maximum downward को बोलते हैं trough. As the direction of particles vibrate in perpendicular to the direction of wave motion, the wave set in the string is a transverse wave. Thus, when a transverse wave set a medium, a series of crests and troughs propagate through the medium. These crests and troughs change the shape of the medium. बात क्या कहना चाह रहा है? देखिए, जो medium है आपका, जैसे आप पानी देखें ना, पानी, वाटर का सरफेस, वहाँ पे अगर आप तिनका मार के छोड़ दें, कोई स्टोन मार के छोड़ दें, तो या उसको वाइब्रेट करा के छोड़ दें, तो ऊपर के जो पार्ट जो वो है ना, वो ऐसा करता है। देखे होंगे आप, ये पानी का ऊपर वाला सरफेस ऐसा करने लगता है। मतलब इसका जो शेप है वो क्या हो जा रहा है? चेंज हो रहा है। और शेप के चेंज का अपोजिशन कौन कौन कर सकता है? सॉलिड कर सकता है और लिक्विड का सरफेस कर सकता है। कौन कर सकता है बताइए? सॉलिड कर सकता है और लिक्विड का सरफेस। कौन नहीं कर सकता? गैस नहीं कर सकता। शेप के बदलाव का अपोज नहीं कर सकता, लिक्विड भी नहीं कर सकता। सिर्फ कौन कर सकता है? लिक्विड का सरफेस और सॉलिड। इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? Hence, transverse waves can be set in a medium which opposes change in shape. For this reason, transverse waves can propagate only in solids and at the surface of the liquids, but not through liquids and gases. तो अगर पूछा जाए ट्रांसवर्स वेव किस किस से प्रोपैगेट नहीं कर सकता, किस किस से बताइए? लिक्विड से और गैसेस से, बट लिक्विड्स के सरफेसेस में कर सकता है और सॉलिड में करेगा, क्योंकि ये अपोजिशन करता है, अपोज करता है किसका? चेंज इन शेप का। चेंज इन शेप का, वहां पे क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल में चेंज इन वॉल्यूम का अपोजिशन था, तो चेंज इन वॉल्यूम का अपोजिशन तीनों कर सकता था। समझ पा रहे हैं? बट चेंज इन शेप का अपोज कौन कौन कर सकता है? सॉलिड्स और लिक्विड के सरफेसेस। सारे नहीं कर सकते, बट जो जो कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो इस तरह से बताया गया। आप फिगर देखें, द डॉटेड लाइन इज द रेस्ट पोजीशन ऑफ द वाटर सरफेस, है ना? एज द वेव प्रोपेगेट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, द वाटर पार्टिकल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन फॉर्मिंग क्रेस्ट्स एंड ट्रफ्स। कुछ कुछ बातें और कर लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, है ना? इस पे अगर हम बात करें तो थोड़ी सी और कुछ, है ना, क्या है फिगर में कुछ कुछ बातें हैं। इस फिगर को देखते हैं। यहाँ पे पानी का ही हम देख लेते हैं, ये वाला इस तरह से, है ना? ये हमारा मीन है, इस तरह से सरफेस था, नीचे पानी ही पानी है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, और ये ई पॉइंट है। यहाँ पे कुछ फेज को डिस्कस किया है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है? अब अगर हम बात करें ए, सी और ई की, ए मैक्सिमम में पहुंचा है तो सी भी मैक्सिमम में पहुंचा और ई भी किस में पहुंचा है? मैक्सिमम में, लेकिन अपवर्ड मैक्सिमम है। कौन सा मैक्सिमम है? तो बोलेंगे ए सी ई आर इन फेज,
आर इन फेज या सेम फेज में। किसमें बोलिए? इन फेज। उसी तरह से अगर हम बात करें बी और डी, तो बी और डी एक साथ दोनों नीचे डाउनवर्ड मैक्सिमम में आ रहा है, इसको भी बोलेंगे आर इन फेज। बी और डी अपने आप में फेज में है, ए सी ई अपने आप में फेज में है, ए और बी फेज में नहीं है, ए और बी आउट ऑफ फेज है। क्लियर है? उसी तरह से ए और बी की अगर बात करें तो ए मैक्सिमम अपवर्ड जा रहा है तो बी मैक्सिमम डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसको बोलेंगे आउट ऑफ फेज। क्या बोलेंगे? आउट ऑफ फेज। क्या बोलेंगे इसको? आउट ऑफ फेज, है ना? ठीक है, तो इसी तरह से आप बात समझ पा रहे होंगे। उसी तरह से और कुछ बोला है क्या? जो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर इन द सेम फेज, जैसे ए और सी के बीच हमारा क्या है, ये दोनों सेम फेज में है, ए और ई भी सेम फेज में है, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस है सेम फेज वाला उसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। ये हमारा क्या है? बोलिए, वेव लेंथ। क्या है वेव लेंथ? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर इन द सेम फेज। दो पार्टिकल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो सेम फेज में है, जैसे ए और ई भी सेम फेज में है, वो मिनिमम डिस्टेंस पे नहीं है। उसी तरह से बी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ का सिंबल आपको पता होगा, लैम्डा होता है। एक्चुअली होता है क्या, देखिए ये हमारा क्वार्टर ऑसिलेशन, ये क्वार्टर 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 क्या होगी? हाफ, इधर भी क्वार्टर इधर भी क्वार्टर, क्वार्टर क्वार्टर हाफ, तो हाफ ऑफ फुल ऑसिलेशन। आप यहां से भी ले सकते हैं वैसे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच। समझ पा रहे हैं? तो ये एक अलग सा डेफिनेशन लिखा है, तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो यही है। यहां से यहां तक अगर आप देखें तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहा है, यही बात कही गई है। बाय द टाइम द पार्टिकल ए कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, दैट इज आफ्टर वन टाइम पीरियड टी, द वेव advances by one wavelength, so the velocity of propagation of the wave is given by। मतलब अगर यहाँ से हम यहाँ तक की बात करें, एक वेवलेंथ आगे बढ़ गया, और अगर ये जो वेव आगे बढ़ रहा है इसकी स्पीड अगर हमने v ली, क्या ली? v, तो v बराबर क्या होगा? डिस्टेंस कितना कवर किया? वेव की बात हो रही है, लैम्डा बाई, और जो टाइम लगा इसके लिए इसको हम मान लेते t। t स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? एक वेवलेंथ के लिए जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये स्पीड ऑफ वेव है, तो v बराबर क्या हो गया? लैम्डा गुना 1/t। आपको पता है t टाइम में अगर एक ऑसिलेशन हो तो एक में कितना होगा? 1/t। 1/t को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आपके इसमें n लिखा है, ठीक है। 1/t को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट क्या होगा? 1/सेकंड, सेकंड पे पावर -1 पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, इसको अगर हम पूरा लिखें तो h स्मॉल लिखना पड़ता है, ये सब बातें आप जानते होंगे। तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला हो गया स्पीड ऑफ वेव का वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया? बोलिए, वेवलेंथ इंटू, यही लिखा हुआ है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट बोला, द वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट थ्रू दियर वाइब्रेशन। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं ना, आप खुद बताइए, अगर आप मान लेते हैं सिंपल पेंडुलम को विजुलाइज करें तो देखिएगा, सिंपल पेंडुलम जब ऊपर जा रहा होता है तो उसकी स्पीड घटते 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 मैक्सिमम में जाके क्या हो जाती है? 0। फिर नीचे आती है तो स्पीड बढ़ती है। समझ पा रहे हैं? तो उसी तरह से यहाँ पे जब ये मीन से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो इसकी स्पीड घटते 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 मैक्सिमम पॉइंट पे जाके, मैक्सिमम हाइट पे जाके या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जाके इसकी स्पीड 0 हो जाती है। जब नीचे आता है स्पीड बढ़ते 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 मीन में मैक्सिमम होता है, फिर नीचे जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई एक पार्टिकल को देखिए, उसकी स्पीड घटते 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 यहाँ आके क्या हो गया? 0। फिर नीचे आएगी तो बढ़ते 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 यहाँ होके मैक्सिमम। आप यूँ समझ सकते हैं जैसे इस कलम को ऊपर फेंके, तो ऊपर फेंक रहे हैं तो इसकी स्पीड घटते 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 लास्ट में क्या हो गया? 0। क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और जा ऊपर रहा है। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, फोर्स लगता है मीन पोजीशन की तरफ, जा ऊपर रहा है, तो स्पीड घटते 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 क्या हो गया? 0। फिर नीचे आएगा, फोर्स नीचे ही लग रहा है और जा भी नीचे रहा है, तो स्पीड बढ़ते 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 यहाँ क्या हो गया? मैक्सिमम। फिर नीचे जाएगा, स्पीड घटते 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 यहाँ हो गया 0। फिर वापस आएगा, स्पीड बढ़ते 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 क्या हो गया? मैक्सिमम। तो पार्टिकल का जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, स्पीड बढ़ती है और घटती है, लेकिन जो स्पीड ऑफ वेव है एक मीडियम में, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। वेव की स्पीड चेंज नहीं होती, किसकी स्पीड बदलती है? पार्टिकल्स की। ठीक है, ये सब बातें लिखी हुई हैं। The wave considered in figure 6.9 is a transverse wave and it produces, ये वाला दिया हुआ है ना, crest and trough. Similarly, when a longitudinal wave such as sound wave propagates through a medium like gas, it causes compression rarefaction. देखिए वो तो हमको समझ आ जाता है कि ये वाला, ये तो डायरेक्टली समझ आ रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है ना, लेकिन वहां पे क्या वाइब्रेशन होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। तो लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है? डेंसिटी बढ़ती है, घटती है,
डेंसिटी बढ़ती है, मतलब डेंसिटी का टू एंड फ्रो हो रहा है। जैसे यहाँ पे पार्टिकल डायरेक्टली समझ आ रहा है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वहाँ पे डेंसिटी का एक मीन वैल्यू होगा, उससे क्या होता है वो बढ़ा बड़ा 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 मैक्सिमम डेंसिटी हुआ, फिर घटा 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 घटा, फिर मीन में आया, मीन से और कम हो गया, अब घटते 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 सबसे कम हो गया, फिर बढ़ते 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 मीन में आया। इस तरह से डेंसिटी का आगे पीछे होता है। जैसे डेंसिटी का आगे पीछे होता है वैसे वॉल्यूम का भी होता है, वैसे ही प्रेशर का भी होता है। समझ रहे हैं? बट डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, फिर है ना, रेसिप्रोकल होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। क्लियर है? तो इसी तरह से आप फिगर देख सकते हैं, यहाँ पे इधर लिया है प्रेशर या डेंसिटी। आप खुद बताइए, जितना ज़्यादा वो कंप्रेस होगा उतनी ज़्यादा प्रेशर होगी। तो प्रेशर या डेंसिटी लिया है वाई एक्सिस में और इधर लिया है हमारा एक्स एक्सिस, है ना। तो इस तरह से ये भी बन सकता है हमारा प्रेशर मतलब डेंसिटी बड़ा 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 मैक्सिमम हुआ, फिर घटा 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 क्या हुआ, फिर मिनिमम हुआ। इस तरह से हमारा होते रहता है। समझ पा रहे हैं? तो द ग्राफ ऑफ प्रेशर P और डेंसिटी ऑफ अ गैस टेकन अलोंग y एक्सिस वर्सेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड टू द एलिमेंट ऑफ गैस वाइब्रेटिंग। ये मतलब समझ रहे हैं, जो हवा के पार्टिकल्स हैं उसकी बात हो रही है। प्रेशर कभी तो किसी एक इंस्टेंट में अगर देखें तो क्या होगा, बड़ा 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 मैक्सिमम होगा, ये भी घटेगा बढ़ेगा घटेगा, किसी एक जगह में भी तो ऐसा होते रहेगा ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप यूं समझ सकते हैं कि डायरेक्टली अगर हम ट्रांसवर्स वेव में देखें तो डायरेक्टली पार्टिकल का हमको ऑसिलेशन दिख रहा है। यहाँ पे किसका ऑसिलेशन का ग्राफ बन सकता है? प्रेशर और डेंसिटी का। ये आगे जाके और भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? एट पॉइंट्स ए एंड ई, अगर आप देखेंगे एट पॉइंट्स ए एंड ई विच करस्पॉन्ड टू द कंप्रेशन द डेंसिटी एंड प्रेशर वगैरह आर मैक्सिमम एंड आर मोर देन द नॉर्मल वैल्यूज। मतलब ये कहना चाह रहा है, ये जो दोनों पॉइंट्स है वहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ये दोनों पॉइंट्स, यहाँ पे जो डेंसिटी और प्रेशर है वो नॉर्मल वैल्यू, ये तो नॉर्मल वैल्यू है, उससे क्या हमारा उससे ज़्यादा है, मतलब ये मैक्सिमम है, और यहाँ पे क्या है मिनिमम है। ये वाले दो पॉइंट्स पे नॉर्मल वैल्यू से मिनिमम है और नीचे है। क्लियर है? ये सारी बातें करी गई हैं। द पॉइंट्स बी डी एफ एच, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ये एकदम नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, है ना, प्रेशर और डेंसिटी के। जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ ज़्यादा डेंसिटी होगा। उसके बाद इसका डिफरेंस बढ़िया से लिखा हुआ है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का। सबसे पहला बोला द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोर्शनल वेव। तो ट्रांसवर्स में क्या होता है? परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है? पैरेलल। दूसरा लिखा हुआ है द वेव प्रोपैगेट्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। आपको पता ही है ट्रांसवर्स में हमने क्या बात करी? क्रेस्ट और ट्रफ की बात करते हैं। वहीं पे लॉन्गिट्यूडनल में जो बात करते हैं वो क्या, किसमें बात करते हैं? कंप्रेशंस और रियरफेक्शन में। आपके पास किताब होनी चाहिए, है ना। और जो ट्रांसवर्स वेव की बात हमने करी वो दो जगह हो सकती है, तो सॉलिड में या लिक्विड के सरफेस में, और लॉन्गिट्यूडनल दोनों में हो सकता है, तीनों में, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में। क्योंकि यहाँ पे किसका वॉल्यूम्स का वॉल्यूम के चेंज का अपोज करना होता है, जो कि तीनों कर सकता है, और यहाँ पे शेप के चेंज का अपोज करना पड़ता है, सिर्फ दो ही में हो पाता है। एज देयर इज नो वाइब्रेशन ऑफ वॉल्यूम, सॉरी वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम, देयर इज नो वेरिएशन इन द डेंसिटी। ट्रांसवर्स वेव में चूंकि वॉल्यूम का चेंज नहीं होता, शेप का चेंज होता है, तो वहाँ पे डेंसिटी का चेंज नहीं हो रहा है। लॉन्गिट्यूडनल में वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, इसलिए किसका चेंज हो रहा है? डेंसिटी का भी चेंज हो रहा है। समझे? देयर इज नो डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएटेड इन द मीडियम व्हाइल द वेव प्रोपैगेट्स। मतलब जो प्रोपैगेशन ऑफ वेव होता है ट्रांसवर्स वाला, उसमें प्रेशर का चेंज नहीं आता, बट आप अभी देखें लॉन्गिट्यूडनल में आता है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्रेस्ट और ट्रफ, दो लगातार क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, या दो लगातार जो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ पे दो लगातार कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, या दो लगातार रियर फैक्शंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो ये बात थी किसकी? समझे? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल की। मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा है, आपके पास किताब है और आप काफ़ी मज़े लेके पढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मुझे सही लग रहा है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। लास्ट वाला जो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन टफ मुझे नहीं लगता है, लेकिन तब भी देखते हैं कौन कौन समझ पाते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लिमिटेशन ऑफ मोशन, थर्ड नंबर, बेस्ड ऑन लिमिटेशन ऑफ मोशन, है ना। इसमें दो है, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। देखिए वेव्स को मैथमेटिकली आप क्लास 11 में और अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। प्रोग्रेसिव वेव और दूसरा स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी को शायद स्टैंडिंग में बोलते हैं, आप देख लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वेव जो आप, जैसे मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो चारों तरफ ये इनडेफिनेटली चलते रहता है। अलग बात है हवा इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है, लेकिन अगर इसको देखें इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे सोर्स है
वाइब्रेशन वाला, और ये आगे बढ़ते जाता है, आगे बढ़ते जाता है। ऐसे वेव को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। और जहां पे लिमिटेशन है उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। तो बेसिकली हमें क्या समझना है? स्टेशनरी वेव, ठीक है। सम वेव्स स्टार्ट एट पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द वेव्स एंड प्रोग्रेस इनलेसली इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द मीडियम, सच वेव्स आर नोन एज प्रोग्रेसिव वेव्स। लेकिन दूसरा क्या होता है हमारा, जैसे हम बात करें कि यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग ऐसा था, हमने इसको वाइब्रेट करा के छोड़ा इस तरह से, थोड़ा सा ख़राब फिगर आप देख लीजिएगा, इस तरह से आगे बढ़ रहा है ना। तो ये जो P से Q की तरफ जा रहा है, ये स्ट्रिंग को हमने ऐसे करके छोड़ा, तो ऐसा ऐसा जो किया, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जाके टकराया किसी रिजिड सपोर्ट में, है ना। उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट वेव, जाके टकराया। तो क्या बोलते हैं इसको? ये जो गया इसको क्या बोलते हैं? बोलिए, इंसिडेंट वेव। अब ये टकरा के जो वापस आएगा, टकरा के कुछ इस तरह से वापस आएगा। मैं फिर इसको बना देता हूँ आपको, मेरे फिगर्स बहुत ख़राब है, इसीलिए आपके पास मैं बार बार कह रहा हूँ क्या होना चाहिए? किताब होनी चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं ये ऐसा बना है, ठीक। तो ये P है ना, और ये हमारा है Q, है ना। ये जो गया, जाने का टकराने के बाद वापस आया, तो वापस कुछ ऐसे आया, मान लेते। डिटेल आप किसी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो वापस आया इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव। कौन सा वेव? रिफ्लेक्टेड, समझ रहे हैं ना। वापस आए, जाने को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट, और वापस आने को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट हुआ, वेव जो जाके टकराया उसको इंसिडेंट वेव कहते हैं, P से Q और Q से P आया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड वेव है। तो ये जो तैयार हुआ ये पूरा का पूरा वेव, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी वेव। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव। क्यों बोलते हैं? डोंट वरी, समझ आएगा थोड़ा थोड़ा। पूरा समझने के लिए आपको तो आगे के क्लास के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोनों आके मीट के यहाँ कुछ भी नहीं बना, इसको बोलते हैं नोड। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं बना, खत्म, नोड। और यहाँ पे मैक्सिमम हुआ तो इसको बोलते हैं एंटी नोड, एंटाई नोड। ये भी क्या होगा हमारा? एंटाई नोड। यहाँ पे भी क्या होगा? एंटाई या एंटी नोड, जो बोलना है बोलिए। कंसीडर progressive transverse water wave moving from left to right and striking a hard surface at Q। मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे वाटर का सरफेस है और यहाँ पे कोई एक दीवार रखी हुई है, दीवार रखी हुई है, दीवार बनी हुई है, और इसको हमने यहाँ पे वेव आगे बढ़ाया, मतलब किसी को ठोकर मारा, पानी को ठोकर मारा तो वेव आगे बढ़ा। तो वेव आगे बढ़ के जो टकराया इसमें, इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव। टकरा के फिर जो वापस आएगा उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, है ना। Right, and striking the hard surface Q as shown in the figure called an incident wave, it then gets reflected at Q। कहाँ पे? Q पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टू P called reflected wave overlap resulting in the formation of nodes and antinodes। ये जाके वापस जो आया एक दूसरे को क्या कर गया? इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव एक दूसरे को क्या कर लिया? ओवरलैप कर लिया। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बड़ा सा कुछ बन गया, इसको बोलते हैं एंटाई नोड। यहाँ पे भी कुछ बड़ा सा बन गया, ये हो गया एंटाई नोड। यहाँ पे पूरा बड़ा बन गया एंटाई नोड। जहाँ पे कुछ नहीं बना इसको क्या बोलते हैं? नोड। समझ रहे हैं? पॉइंट्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज जीरो। यहाँ पे क्या हुआ? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों मिलके क्या हो गया? जीरो। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ ना। यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट है बताइए? जीरो। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम। जहाँ मिनिमम है वहाँ जीरो, जहाँ मैक्सिमम है उसको क्या बोलते हैं? एंटाई नोड आर कॉल्ड नोड्स। एंड पॉइंट्स वेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटाई नोड्स। द क्लोज फिगर सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड लूप्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, तीन लूप्स यहाँ बन गए, तीन लूप्स बन गए। देखिए तीन लूप्स में होगा क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ का पार्टिकल इतना ही मैक्सिमम जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। इतना ऊपर, इतना नीचे, इतना ऊपर, इतना। यहाँ वाला पार्टिकल इतना ऊपर, इतना नीचे। यहाँ वाला पार्टिकल इतना ऊपर, इतना नीचे। मतलब सारे पार्टिकल्स का अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू होगा। सारे पार्टिकल पूरे मैक्सिमम में नहीं जा सकता है, सबका अपना अपना मैक्सिमम होगा, मिनिमम। कुछ कुछ का ऐसा होगा, यहाँ वाला ऐसे होगा, यहाँ वाला ऐसे, कुछ कुछ का तो होगा ही नहीं, उसको नोड बोलेंगे। यहाँ पे इतना ही जा सकता है, यहाँ पे इतना जा सकता है, यहाँ पे इतना जा सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम जा सकता है। उसी तरह यहाँ पे इतना जा सकता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकता है, यहाँ पे इतना जा सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम जा सकता है, यहाँ पे इतना जा सकता है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो ये नोड होगा क्या? इसको नोड कहेंगे। अराउंड देख लीजिएगा थोड़ा, तो पॉइंट शुरू ही है ना। तो ऑन द होल द वेव्स अपीयर टू स्टैंडिंग, और मतलब ये लग रहा है कि स्टेशनरी है, बस ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब इतने ही में रह रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये दिखने में क्या लग रहा है? स्टेशनरी लग रहा है या स्टैंडिंग, सही मैं बोला था। दस अ प्रोग्रेसिव
Wave is a wave which is generated at a point in a medium and travels to all parts of the medium, infinitely carrying the energy. And stationary wave is a wave which is found by superposition of two. इसको जो ये जो एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव एक दूसरे को क्या किया, ओवरलैप किया, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन. क्या बोलते हैं? ऑफ टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दोनों आइडेंटिकल होना जरूरी है. अगर एक दूसरे के अलग अलग नेचर का होगा तो हो सकता है, फिर ये हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है इस तरह का बनना, स्टेशनरी दिखना. ठीक है, दोनों को क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिकल होना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम, जाने का और आने का. ठीक है, समझ रहे हैं? तो अब इसका डिफरेंस, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं एक साथ मैक्सिमम होता है और एक साथ मिनिमम. मतलब यहाँ वाला पार्टिकल अगर ये मैक्सिमम में है तो ये भी मैक्सिमम में, ये भी मैक्सिमम, ये अपना अपना मैक्सिमम में है. मिनिमम में है तो सब किस में है, मिनिमम में. मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका एक लूप के अंदर जो फेज का डिफरेंस है वो कितना मिलेगा, 0. एक लूप के अंदर सब एक साथ मैक्सिमम होता है, एक साथ मिनिमम होता है, कोई फेज का डिफरेंस नहीं है. तो फेज का डिफरेंस कितना मिलेगा, 0. अब इसका डिफरेंस एक बार देख लेते हैं. दीज वेव्स प्रोग्रेसिव की अगर बात करें, दीज स्टार्ट एट अ पॉइंट एंड मूव इंडेफिनिटली एंड इन्फिनिटली टू ऑल पार्ट्स ऑफ मीडियम और स्पेस. और ये तो आपको जानते हैं कॉन्फाइंड होता है. ये एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाता है, ये स्टोर करके रखता है, क्योंकि इसके अंदर यहीं पे ना रुक गई एनर्जी. और ये एनर्जी जो साउंड हम जो ट्रैवल करा रहे हैं वो चारों तरफ जा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, और ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है. क्लियर है? ये जो प्रोग्रेसिव वेव है ये इंडेफिनिटली कहीं चलते रहता है, जैसे मैं बोला तो आगे चलते गया एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. बात समझ आ रही है? किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. और ये चूंकि एक स्टोर रहता है, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो गया. इसमें हमारा क्रेस्ट्स और ट्रफ्स बनता है. इसमें क्या बनता है, नोड्स और एंटी नोड्स बनता है. इसमें क्रेस्ट और ट्रफ भी बन सकता है और रियर फ्रैक्शन कॉम्प्रेशन भी बन सकता है. इसमें क्या बनता है, नोड्स और एंटी नोड्स, है ना. इसमें क्या होता है, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है सब अपने, जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ एक इस तरह से आगे बढ़ रहा है कोई, तो यहाँ का वाला पार्टिकल ऐसे जो था, यहाँ वाला पार्टिकल मैक्सिमम होगा तो यहाँ वाला पार्टिकल भी एक बार मैक्सिमम होगा, यहाँ वाला पार्टिकल भी एक बार मैक्सिमम में जाएगा. सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम. यहाँ पे सारे पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, जिसका जितना मिलना है उतना मिल गया, उससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है. क्लियर है? और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स, मतलब हमने जो बताया था, ये हमारा ये दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ये लैम्डा था, या दो ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा था. यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा लैम्डा होगा, मतलब दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, उसका आधा, λ/2. और एक एंटाई नोड, समझ पा रहे हैं ना आप? तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स, देखिए दो एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, खुद बताइए. दो एंटाई नोड्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, ये क्वार्टर और ये क्वार्टर क्या हाफ हुआ, तो λ/2. या दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस, ये नोड है, इनके बीच का डिस्टेंस ये भी क्या हाफ ही हुआ, तो क्या हो गया, λ/2. समझ पा रहे हैं? और बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू अल्टरनेट नोड्स और एंटाई नोड्स, मतलब अगर आप एंटाई यहाँ से नोड शुरू करें, यहाँ तो नोड और है नहीं, ये एंटी नोड है और ये एंटी नोड है, ये हमारा क्या हो गया, हाफ, और ये हो गया हाफ, फुल हो गया. तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा. मतलब दो लगातार एंटाई नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा है, और दो अल्टरनेट एंटाई नोड्स या दो अल्टरनेट नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो लैम्डा होगा. यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है. आई थिंक आपको बात समझ आ गई. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे साउंड को. उम्मीद कर रहा हूँ कि आप किताब के साथ बैठे थे और आपको काफ़ी मज़ा आया. इंपॉर्टेंट नोट्स ज़रूर किया कीजिए. ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बच्चों. थैंक यू वेरी मच.